तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का जो है आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका जो है कोर्स टाइटल क्या रहेगा। तो कोर्स टाइटल इसका है बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में जो है आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो हम जानते हैं कि प्रत्येक जो सेमेस्टर होता है बीएससी का, प्रत्येक सेमेस्टर में जो है टोटल 8 यूनिट जो है निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला यूनिट है उससे जो है शुरुआत करता हूँ। ठीक है, और टोटल जो है 8 यूनिट है, सभी के बारे में जो है आपको बताते हुए चलता हूँ कि कौन से यूनिट में क्या आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो यूनिट दिया गया है वो हमारा है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो है केमिस्ट्री किस प्रकार होता है, इनके बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब यही चीज़ जो है मिलता हमारा पूरा है जूलॉजी से। ठीक है, जूलॉजी का अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ यही दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ, इसमें बोल दिया कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पर जूलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोल दिया होगा। ठीक है, कि जूलॉजी में जो है किस प्रकार हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो आता है वो हमारा जूलॉजी के अंतर्गत भी आता है और हमारा मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। ठीक है, वही बताया ना आपसे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फिर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन से रिड्यूसिंग शुगर हैं और कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके बारे में लिखना होगा। अगर आपका पेपर अगर एमसीक्यू टाइप में अगर आ रहा है तो हम मेरे तरफ से एक नंबर ले लीजिए, जो भी आपका नंबर मिले। यहाँ पर सुक्रोज जो हमारा होता है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो हो सकता है कि पेपर में आपके फंस जाए। ठीक है, और बाकी इनके अलावा जो बचते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, ये होते हैं रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग पूछेगा तो आपसे सुक्रोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, जो जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, इसके बारे में लिखना रहेगा। दियर ओपन चेन, इनका जो ओपन चेन जो है बनाकर करना रहेगा। फिर इपीमर्स, म्यूटारोटेशन एंड एनोमर्स। फिर मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ पर म्यूटारोटेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, जो फिशर प्रूफ है उनके बारे में लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको जो है आपको बनाना रहेगा। उसके बाद जो है जो हावर्थ प्रोजेक्शन होता है ये भी करना रहेगा। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों करना रहेगा। ठीक है, फिर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। फिर उसके बाद लोवरी, डी ब्राइन, वेन, आइंस्टीन, इनके बारे में जो है अरेंजमेंट इनका जो होता है वो करना रहेगा। फिर स्टिपिंग ऑफ किलानी फिशर मेथड जो होता है इनके उपयोग करना रहेगा। फिर स्टिपिंग डाउन के लिए जो है हम क्या करेंगे, जो रफ एंड वॉल का मेथड होता है उसको जो है प्रयोग करेंगे ऑफ एल्डोज के लिए। फिर उसके बाद जो है एंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज। फिर लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड जो होते हैं, कौन कौन सा, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज, इनके बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा। फिर पॉलीसेक्राइड जो हमारे होते हैं, स्टार्च होता है और सेलुलोज होता है। ठीक है, इनके बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा। एक्सक्लूडिंग दियर क्या स्ट्रक्चर एंड इल्यूसिडेशन, इनका जो है क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है इल्यूसिडेट कर देना है। यूनिट नंबर सेकंड में क्या पढ़ना रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्या केमिस्ट्री होती है प्रोटीन की, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो है आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर बनाना है आपको। उसके बाद आइसोलेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक ओवरव्यू देना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्सरी कैसा होता है और हमारा जो है क्वाटरनरी कैसा होता है, इसके बारे में जो है लिखना रहेगा आपको। ठीक है, इसके बाद दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, मतलब जो इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड होता है इनको जो है क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बाई DNFPB एंड इडमन मेथड के द्वारा जो है एन टर्मिनल जो होता है उनको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है। और जो सी टर्मिनल होता है वो जो है अमाइनो एसिड का, उसको जो डिटरमाइन करना है वो जो है बाई थायोडिनेशन एंड विथ कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा सी टर्मिनल के बारे में यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड अप टू डाइपेप्टाइड बाई एन प्रोडक्शन के द्वारा। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, इसके बारे में करना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट प्रोटीन डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, किस प्रकार जो है एक्शन होता है इसी एंजाइम का, कौन कौन से मतलब जो फैक्टर होते हैं वो एंजाइम को जो है प्रभावित करते हैं। फिर कोएंजाइम क्या होते हैं इनके बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। एंड कोफैक्टर एंड दियर रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या इनका रोल होता है हमारे कोफैक्टर का। यहाँ पर फिर पढ़ना रहेगा आपको
स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। एंजाइम का जो नेचर होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। यहाँ पर जो दिया गया है इंक्लूडिंग स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। उनका कौन किसका जो हमारा नेचर होता है एंजाइम का, स्पेसिफिक नेचर होता है ना किसी भी एंजाइम का, तो उसका बारे में पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पढ़ना रहेगा एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं और इनको इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में करना रहेगा। फिनोमेना ऑफ इनिविशन, जो कौन कौन से फिनोमेना जो है इनिविशन के, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनिविशन, उसके बाद दिया गया है इंक्लूडिंग एलोस्टेरिक इनिविशन के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिविशन, और उसके बाद जो एलोस्टेरिक इनिविशन होता है ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 100% अगर MCQ क्वेश्चन बनना है तो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम जो है उसको आना ही है। अब यूनिट नंबर 3 जो आपको पढ़ना रहेगा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के जो है कौन कौन से इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। सबसे पहले दिया गया यहाँ पर एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, फिर साइटोसिन होता है, ठीक है। केवल स्ट्रक्चर ही पढ़ना है आपको, यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ओनली। इसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं उनका जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ना रहेगा। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को जो है कैसे संश्लेषित करते हैं इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, वो पढ़ना रहेगा, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ DNA किसके अनुसार, वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार जो है आपको इसका DNA का स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा। फिर जो है एंड RNA एंड टाइप ऑफ RNA कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ना रहेगा, ठीक है। MTR तो जानते होंगे ये ट्रिक अपना, यानी कि mRNA, tRNA, RNA, फिर हमारे हेटेरोन्यूक्लियर RNA होते हैं, ये सब जो है आपको पढ़ना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। जेनेटिक कोड हमारे 3 मतलब जो इनका बनता है AUG, जैसे हमारा क्या हो गया एक जेनेटिक कोड ही तो हो गया, इनके बारे में जो पूरा पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट जो पढ़ना रहेगा बायोलॉजिकल रोल ऑफ DNA RNA का जो है बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जो है पढ़ना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में जो है यहाँ पर आपको करना रहेगा। जो यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ आपको, अगर ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन अगर पढ़ ले रहे हैं तो यही हमारा जो है काम देगा, किसमें कब काम देगा, हमारा 3rd सेमेस्टर में ये जो है काम देगा। ये हमारा जो है यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd में तीनों में ही आता है, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ पर जो है आपको बहुत कम पढ़ना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है थोड़ा सा यूनिट जो है ब्रॉड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जो है अगर मेहनत किए रहेंगे तो वहाँ पर थोड़ा कम करना रहेगा। यूनिट नंबर 4 क्या है, इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके बारे में जो पढ़ना रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है इनको देखिए आप ध्यान से। तो सबसे पहले आता है ड्रग डिस्कवरी, ठीक है, ड्रग का जो किस प्रकार डिस्कवरी है उनके बारे में, फिर डिजाइन कैसे हुआ, उनका जो है विकास कैसे हुआ, ये सब जो है करना रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है बेसिक्स रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी, ठीक है, जो हमारा ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी होता है इनके बारे में जो है आपको करना रहेगा। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, इनको जो है करना रहेगा। उसके बाद जो है बाइंडिंग रोल ऑफ OH ग्रुप, किस प्रकार जो है OH ग्रुप जो है बाइंड करते हैं, ये NH2 ग्रुप जो है बाइंड करते हैं, इनके बारे में जो लिखना रहेगा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर एरोमेटिक रिंग क्या होते हैं इनके बारे में करना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो रहेगा सिंथेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग ऑफ फॉलोइंग क्लासेस, जो हमारा एनालिसिक एजेंट होते हैं, जो हमारा एंटीपायरेटिक एजेंट होते हैं, एंड इन्फ्लामेटरी एजेंट, जो इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं जैसे हमारा एस्पिरिन और पैरासीटामोल, तो इनके बारे में जो पूरा आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक दिया गया है, क्लोरोमफेनिकॉल के बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। उसके बाद जो एंटीबैक्टीरियल, जो हमारे एंटी फंगल एजेंट होते हैं कौन कौन से, हमारे सल्फोनामाइड और सल्फेनथोक्साजोल और यहाँ पर सल्फा एस्टामाइड, इनके बारे में जो है पढ़ना रहेगा। अब एंटीवायरल एजेंट जो होते हैं एसाइक्लोविर, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। इसमें देखते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एजेंट होते हैं कौन कौन से, हमारे फिनोबार्बिटल, इसके बारे में, और डायफिजिन, इनके बारे में जो है आपको पढ़ना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर, जो यहाँ पर दिया गया है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट के बारे में। फिर HIV एड्स रिलेटेड जो हमारा ड्रग होता है AZT, ठीक है, जिडोब्यूडिन, तो इसके बारे में पढ़ना रहेगा। मैं ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए। जो यहाँ पर जो है दिया गया है, अगर आपका पेपर अगर MCQ में अगर आ रहा है तो क्या करना आप, जैसे यहाँ पर दिया गया है एंटी फंगल एजेंट, तो वहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर सल्फोनामाइड और सल्फेनथोक्साजोल और सल्फा एस्टामाइड यहाँ पर दिया गया है, उसी को याद कर लेना कि ये जो हमारे एंटी फंगल एजेंट होते हैं। अगर आपसे बोला कि एंटीबायोटिक वाले कौन होते हैं, तो यहाँ पर दिया है
क्लोरामफेनिकॉल जो दिया गया है इनके बारे में केवल पढ़ लेना, ठीक है, कि हमारे ये एंटीबायोटिक होते हैं। अब बोल दिया आपसे एंटीवायरल एजेंट कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो है एसाइक्लोविर जो हमारा एंटीवायरल एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट कौन से होते हैं, तो फिनोबार्बिटल और फिर डायाजीपम, इसके बारे में जो है क्या करना, बस इनको जो है ऐसे ही देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ाया हूँ, जो बता रहा हूँ, बस इसको ऐसे देख लेना। अगर आपका पेपर अगर एमसीक्यू टाइप में अगर हो रहा है तब, ठीक है, उसमें आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। तो एंटी फंगल एजेंट कौन सा हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है। अगर आपका थ्योरी बेस हो रहा है तो आपको जो है पूरा पढ़ना रहेगा। अगर आपका एमसीक्यू अगर हो रहा है तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो सब जो है तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, सॉलिड स्टेट दिया गया है, यूनिट नंबर 5। अब इसमें क्या पढ़ना रहेगा, देखिए डिफिनेशन ऑफ स्पेशलिटीज़ के बारे में, जो उसका परिभाषा क्या होता है उसके बारे में लिखना रहेगा। फिर यूनिट सेल क्या होते हैं, फिर लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में जो हमारा दिया गया है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल जो होता है इनके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद जो है लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर डेरिवेशन जो होता है हमारा ब्रेग लॉ इक्वेशन का, उसका करना रहेगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है NaCl का, KCl का, CCl का, जो ये करना रहेगा किसके अनुसार, जो हमारा मेथड यहाँ विधि लगेगी वो हमारा रहेगा ल्यू एंड पाउडर मेथड जो आपको यहाँ पर करना रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर जो 6 दिया गया है उसमें जो है क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो यूनिट नंबर 6 यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का जो है आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अब पॉलीमर हमारे कौन कौन से होते हैं इनको देखिए ध्यान से, मोनोमर होते हैं, ऑलिगोमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो क्या करना है आपको एक इनका जो विशेषता क्या है उनके बारे में लिखना होगा। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का जो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर लिंक होते हैं, फिर क्रॉस होते हैं, फिर लिंक एंड नेटवर्क, फिर प्लास्टिक, इलास्टोमर, फाइबर, होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर, इनके बारे में जो हमारे जितने भी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है सबके बारे में जो यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। अगर आपका पेपर एमसीक्यू में अगर हो रहा है तो सबका एग्जाम्पल देखना बहुत मस्ट है, ठीक है। अगर आपका पेपर अगर किस में हो रहा है एमसीक्यू में, तो सभी का एग्जाम्पल देखना रहेगा, चाहे वो हमारा हो नेचुरल पॉलीमर हो, चाहे सिंथेटिक हो, चाहे हमारा लीनियर हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे जो भी हो, इलास्टोमर हो, चाहे जो हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है बॉन्डिंग इन पॉलीमर, पॉलीमर में जो है किस प्रकार बॉन्डिंग होती है इसके बारे में जो पढ़ना रहेगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्स इन पॉलीमर, प्राइमरी और सेकेंडरी जो बॉन्ड फोर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है कोहेसिव एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर का जो डिपोजिशन के प्रकार होता है तो उसको यहाँ पर करना रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, इनके बारे में करना रहेगा। फिर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर करना रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर ये भी करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है पॉलीमर एंड डिटर्मिनेशन बाय विस्कोसिटी के जरिए कैसे होता है इसको करना रहेगा। फिर लाइट स्कैनिंग मेथड से कैसे होता है ये करना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर जल परमिएशन और क्रोमेटोग्राफी, इसको करना रहेगा। फिर चौथा पॉइंट दिया गया है यहाँ पर ऑस्मोमेट्री एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जो आपको बताया हूँ एग्जाम्पल याद करने के लिए, अगर पेपर आपका एमसीक्यू हो रहा है तो जिस तरह बताएं बस वही केवल कर लेना, तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। अब यहाँ पर इसी यूनिट में है हमारा सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन के बारे में जो करना रहेगा। अब यहाँ पर जो दिया गया है सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन आर एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनके बारे में जो है करना रहेगा। इनका केवल एग्जाम्पल देख लेना आप। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफोफाजिन के बारे में जो आपको यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा उसमें जो है प्रत्येक का एग्जाम्पल होगा, तो इससे जो है आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाएगी। यूनिट नंबर 7 हमारे पास है, यहाँ पर देखिए काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसकी जो मतलब पॉलीमराइजेशन कैसे होती है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है, तो उसको जो है आप कर लेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले पॉलीमराइजेशन टेक्निक जो दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है पॉलीमराइजेशन टेक्निक दिया गया है। उसके बाद मैकेनिज्म एंड काइनेटिक का को पॉलीमराइजेशन, उसके बाद दिया है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, उसके बाद दिया फिर रेडिकल बिनाइल पॉलीमराइजेशन, फिर आयनिक बिनाइल पॉलीमर, इसके बारे में लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इनका सब जो भी स्टेप है सब कुछ लिखना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉलिस्टर हो गया, पॉलीमाइड हो गया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, फिर इपॉक्सी रेजिन हो गया, फिर एंड पॉलीयूरीथेन के बारे में लिखना होगा।
अब यहाँ पर जो दिया गया है नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, इसके बारे में लिखना रहेगा। उसके बाद जो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर के बारे में लिखना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो दिया गया है यूनिट नंबर 8 सिंथेटिक डाई, तो इसके बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। तो देखिए क्या है, इसके अंतर्गत जो पढ़ना रहेगा आपको क्या है, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है आपको लिखना रहेगा। फिर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, डाई का जो है क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन करना है। केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑफ मेथाइल ऑरेंज के बारे में भी करना रहे। फिर कॉन्गो रेड हो गया, फिर मेलाजाइट ग्रीन हो गया, फिर क्रिस्टल वायलेट, फिर फिनाप्थलीन, उसके बाद फ्लोरेसीन, फिर एल्जेरिन और इंडिगो के बारे में पूरा जो है क्वेश्चन करना रहेगा। अगर आपका एमसीक्यू टाइप में अगर हो रहा है तो ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 8 हमारा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका पेपर जो है किस में हो रहा है, हमारा एमसीक्यू में तब हो रहा है तब, ठीक है। तो टोटल जो है इतना ही मतलब हमारा सिलेबस था इसमें, मतलब जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होता है इसमें टोटल इतना ही सिलेबस था, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करेंगे जो पहला यूनिट है तो बढ़िया ही रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।